एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। तो आज करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। आज 4 अप्रैल हो गई, बहुत सारे एग्ज़ाम्स नियर है और नया डेट एग्ज़ाम्स का आ चुका है। यूपीएससी का 16 जून है और मध्य प्रदेश एमपीपीसीएस जो है उसका एग्ज़ाम आपका 23 जून है। ठीक है, और अभी हमारा अप्रैल है, मई जून, टाइम बहुत कम है, बट बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। और भी एग्ज़ाम्स है, आपके बैंक का एग्ज़ाम है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कहता है? कुछ नहीं करना, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी, सिर्फ कंसेप्ट समझना, चीज़ें याद करते जाओ। अब टाइम नहीं बचा है कि खुद को जज करना है, जज नहीं करना बच्चों, बस फटक से अपनी चीज़ें याद करनी है। अब क्वेश्चन क्या था? विच कंट्री बिकम द लेटेस्ट इन द ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इस यूरोपियन यूनियन में सर्टेन यूरोप्स की कंट्रीज़ है, 28 कंट्रीज़ हैं और ब्रिटेन एग्जिट है। ठीक है, तो ये 28 कंट्रीज़ जो ईयू की हैं, वो आपका उसमें कहा कि भाई ईयू में एक कंट्री है, वो है आपकी जर्मनी, जिसने अभी लीगल कर दिया रिक्रिएशनल यूज़ ऑफ कैनबिस को मरीजुआना भी कहते हैं। ये वो प्लांट है जो नशों में यूज़ होता है। लोग इसे किस में, जैसे आपका ये होता है हशीश, क्या कहते हैं उसे, ब्राउनी में डाल के खाते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो इसके पर्सनल यूज़ को, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, पर्सनल लेवल पे यूज़ है, सिगरेट में यूज़ है, स्मोकिंग लोग करते हैं इसका इस्तेमाल करके, इसमें नशा है। ठीक है, और ये एक ऐसा प्लांट भी है जो मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर क्वेश्चन में आए तो ये लगा देना, ये मेडिकल यूज़ भी होता है इसका। ठीक है, तो जर्मनी बन गया है जो इसका लीगल कर दिया इसका यूज़। मैं बता दूं, इंडिया में ये लीगल नहीं है ना। आप देखोगे बहुत छोटे छोटे लोग ब्राउनी में डाल के खाते हैं और बहुत हाइड करके खाते हैं, है ना। चलिए, ये जो लोग हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, मैंने बताया जैसे कि ये प्लांट को स्मोक करके भी, मतलब एज आ स्मोक भी इसको यूज़ किया जाता है। दे ऑल्सो स्मोक इट इन ब्लंट emptied cigars that have been partly or completely refilled with marijuana। लोग सिगरेट्स को लेते हैं, उसका खाली उसका अंदर का तंबाकू निकाल के इसको भरते हैं। ठीक है, तो ये आपका समझ में आया, ये है marijuana। ठीक है, और ये ब्राउनी, कुकीज़, कैंडी में डाल के भी खाया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वी ऑल नो दिस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये कब सेटअप हुआ था? अप्रैल 1, 1935। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर हम सबको पता है मुंबई में है। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि जब ये सेटअप हुआ था तब इनिशियली, तब ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तब इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। आज मैंने कोशिश की है कि करंट अफेयर के साथ साथ आपका वो पोर्शन भी थोड़ा सा टच करना जो स्टैटिक टाइप है, क्योंकि पूछ सकता है, वी नेवर नो। ठीक है, तो ये 1935 में कलकत्ता में सेटअप हुआ एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड इट वाज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1, 1949। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं ना, वनडे एग्ज़ाम, उसमें ये सब पूछ लेता है। ये जो पर्टिकुलर डाटा होता है ना, ये इवन ये डेट के साथ। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। फिर एक क्वेश्चन था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये हम सबको पता है, कच्छ थीवू। ये जो कच्छ थीवू आइलैंड है दोस्तों, ये ना आइलैंड बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? ये आइलैंड दे दिया था कांग्रेस ने जब इंदिरा गांधी का टाइम था। ये तमिलनाडु का इसमें रोल था, रोल इन द सेंस कि ये कहा जा रहा था कि ये तमिलनाडु का, इट बिलोंग्स टू तमिलनाडु, बट ये इंदिरा गांधी ने एक एग्रीमेंट कह लो, एक ट्रीटी थी कि भाई ये आइलैंड किसको दे दिया? श्रीलंका को दे दिया। अभी हाल में ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है, 1974 में ये दे दिया। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई वहाँ कैंपेन चल रहा था, चुनाव हो रहा है, हम सबको पता है। तो एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर और इन्होंने, ये जो है हमारे ये आपके प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा कि ये भाई ये हमारा है, ये बिलोंग है हमसे और ये हमें मिलना चाहिए था। हमारे फिशरमैन के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान रहा, ये नहीं जाना चाहिए था
किसके पास नहीं जाना चाहिए था भैया? श्रीलंका के पास। बस सोशल मीडिया में ये बात ट्रोल हो रही है, इसीलिए कच्छथीवू आइलैंड से कुछ भी पूछ सकता है कि ये इसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। इंडिया, तमिलनाडु आपका देखो इधर है, यहाँ तमिलनाडु, ये पाक स्ट्रेट है, यहाँ श्रीलंका है आपका, श्रीलंका, यहाँ पे है आपका कच्छथीवू आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूछा जा सकता है कि भाई ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडियन फिशरमैन रिटेन द राइट टू विजिट कच्छथीवू टू सेलिब्रेट विच फेस्टिवल। भाई ये एक एग्रीमेंट में ये साइन हुआ था कि भाई ठीक है ये हम श्रीलंका को दे रहे हैं, बट भारत के जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, उनके पास ये अभी भी अधिकार है कि वो कच्छथीवू जा सकते हैं टू सेलिब्रेट विच फेस्टिवल। कौन सा सेलिब्रेट करने? सेंट एंथोनी डे। ये एक ऐसा इवेंट है, कल्चरल इवेंट है, जिसमें भारत के मछुआरे श्रीलंका जाकर इस आइलैंड पे जाकर अपना त्यौहार मना सकते हैं। तो अंडर दिस एग्रीमेंट श्रीलंका कच्छथीवू वॉज फाउंड टू लाई इन दी श्रीलंकन वाटर्स, ऑल दो इंडियन फिशरमैन रिटेन, फिशरमैन के पास ये राइट है कि वो जा सकते हैं, ठीक है, एट दी चर्च। बेसिकली ये क्रिश्चियन त्यौहार है, ठीक है। तो फीस्ट ऑफ सेंट एंथोनी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, हर साल मनाया जाता है। डेट भी पूछ सकता है भैया, 13 जून को मनाया जाता है, टू ऑनर द लाइफ एंड वर्क ऑफ सेंट एंथोनी ऑफ पदुआ, who accomplished many things during his short time in this world as a priest, ठीक है। तो ये सेंट एंथोनी डे है जो मनाने जाते हैं हमारे मछुआरे हर साल, ठीक है। अभी हाल ही में इजराइल की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसके अंदर ये कहा गया कि टॉप मिनिस्टर्स को अथॉरिटी है टू बार फ्रॉम इजराइल द ब्रॉडकास्ट ऑफ विच पॉपुलर न्यूज़ चैनल, ठीक है। एक बिल पास कर दिया है कि भाई जितने टॉप मिनिस्टर्स हैं उनके पास ये अथॉरिटी है टू बार फ्रॉम इज़राइल, ठीक है। भाई उनको जो है इज़राइल से बाहर कर दिया जाएगा द ब्रॉडकास्ट ऑफ विच पॉपुलर न्यूज़, ठीक है। कौन सी वो न्यूज़ चैनल है इज़राइल ने पास किया? वो है आपका अल जज़ीरा, ठीक है। तो ये जो है इज़राइल द ब्रॉडकास्ट ऑफ न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा, देखो ये क्या है कि ये जो अल जज़ीरा है ना, ये पहला एक ऐसा चैनल है जो मिडल ईस्ट में पहला एक इंग्लिश चैनल है जो 24 घंटे की न्यूज़ देता है, इंग्लिश लैंग्वेज में देता है, और ये ऑपरेट्स करता है अंडर द ऑनरशिप ऑफ अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क, और ये कतर का है, ठीक है। ये कतर का मतलब ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये टोटली फंडेड बाय है द गवर्नमेंट ऑफ कतर। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अल जज़ीरा मीडिया चैनल जो है, इज़राइल ने पार्लियामेंट में एक बिल पास कर दिया है जिनको ये अथॉरिटी दी गई है टू बार फ्रॉम इज़राइल, ठीक है। इज़राइल से निकाल दिया जाएगा द ब्रॉडकास्ट ऑफ विच पॉपुलर न्यूज़, ठीक है। तो ये आपका अल जज़ीरा है। इन दी फर्स्ट हम सब जानते हैं इज़राइल और पैलेस्तीन का वॉर चल रहा है ना, हमने सबको पता है। बस इस वॉर का जो इशू है ना, जो भी न्यूज़ है जो वर्ल्ड लेवल पे जा रही है थ्रू दिस मीडिया, तो उससे रिलेटेड ये आपका चर्चा में रहा। अल जज़ीरा कतर ने फंड करता है, ठीक है। ये फर्स्ट ग्लोबल इंग्लिश लैंग्वेज चैनल है टू बी हेडक्वार्टर इन दी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मिडिल ईस्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट है किस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने, नहीं किस नहीं, व्हाट, कौन सा ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच वॉज फाउंड बाय द 7 नेशंस इन पेरिस इन 1989 टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मैं आपको बता दूं कि 1988 में मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग के केस पूरे वर्ल्ड लेवल पे छाए हुए थे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग था, इसको रोकने के लिए काफ़ी कंट्रीज़ ने, अगर इनिशियली बताऊं तो इनिशियली 7 कंट्रीज़ ने यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच किया to bring such measures to stop this drug trafficking which somewhere influence money laundering, ठीक है। ये बात थी, तो निकल के आया, एग्जिस्टेंस में आया 1989 में आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। ये रिकमेंडेशंस देता है और इसके आधार पर, इसकी रिकमेंडेशंस के आधार पर जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है दे विल इम्प्लीमेंट सच लॉ
टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। और मैं बताऊं, इंडिया में जो PML है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसी को ध्यान में रखते हुए 2002 में आपका ये फॉर्म में आया, इम्प्लीमेंटेशन में हुआ 2005 में। अभी जो CM को गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली के CM ऑफ दिल्ली, वो इसी लॉ के अंदर, इसकी उल्लंघना, इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके अंडर उनको अरेस्ट किया गया है, अरविंद केजरीवाल जी को। ठीक है, तो आपको एक तो ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। तो ये जो आपका फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये एग्जामाइन करता है प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिकमेंड मेजर्स टू टैकल दिस मीनांस, राइट। इसको फ्रेंच नेम भी कहा गया, इट्स फ्रेंच नेम ग्रुप दी एक्शन फिनांसियर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना G7 ने, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ ने ये इसको पिक्चर में लेकर आए थे। ठीक है, इनके इनिशिएटिव से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी किसको हाल में, किस सिंगर को, सिंगर कह लो, सॉन्ग राइटर्स को एक नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में? तो बॉब डायलन, क्लिफ रिचर्ड नहीं है, पॉल मैककार्टनी नहीं है, रॉगर डेल्ट्री नहीं है, बॉब डायलन। ठीक है, ये अभी अप्रॉक्स 80 साल के हैं, बहुत ही कमाल के सिंगर हैं। ठीक है, ये US के रहने वाले, US के सिंगर हैं, सॉन्ग राइटिंग है, लेजेंड बॉब डायलन हु रोज टू फेम इन दी 1960s हैज़ वॉन अ नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। ठीक है, अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर हैं, और इन्हें ग्रेटेस्ट सॉन्ग राइटर्स भी कहा गया है इतिहास में। ठीक है, तो ये बस याद रखना है आपको, बॉब डायलन को मिला है नोबेल पुरस्कार। अभी हाल ही में केरला में बहुत ही ज़्यादा एक तूफ़ान कह लो, एक फ्लड आया है। ठीक है, उसको लोकल लैंग्वेज में कहा गया है कलाकड्डल। ठीक है, पूरा देखो कितनी त्रासदी हुई है। ये जो कलाकड्डल है, ये लोकल लैंग्वेज में है, तो ये पूछ सकता है कि कलाकड्डल पूछा है इस क्वेश्चन में, और दूसरा भी क्वेश्चन बन सकता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद लोकल टर्म यूज फॉर हीट वेव्स, नहीं। कोस्टल फ्लडिंग ड्यूरिंग द प्री मानसून, येस। साइक्लोन ओरिजिनेटेड इन अरेबियन सी, बैक वाटर्स ऑफ केरला, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज करोगे, लेकिन आपका सही आंसर है कोस्टल फ्लडिंग। ये जो कलाकड्डल है, ये कोस्टल फ्लडिंग ड्यूरिंग द प्री मानसून, सभी को पता है, जो मानसून है वो आपका 1 जून से केरला के तट पे आएगा सबसे पहले। ठीक है, ये भारत है। ठीक है, हाँ, यहाँ केरला है आपका, ये तो यहाँ पे आपका इधर इक्वेटर, यहाँ से पानी, यहाँ से आपका गर्मी में 1 जून को यहाँ पे बारिश पड़ती है। ठीक है, कंपैरेटिवली ये हाई प्रेशर होता है, विंड हमेशा जो है वो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर चलती है। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सॉरी। ठीक है, तो आपका जो है ये कलाकड्डल जो है, ये आपका अभी आया नहीं है मॉनसून, इसीलिए ये सिर्फ प्री मॉनसून कहा गया है। यहाँ पे फ्लड आता है बाय स्वेल वेव्स ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो टर्म है ये लोकल फिशरमैन यूज़ करते हैं, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मलयालम। आपको पता ही है कि केरला में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, मलयालम। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे कलन एंड कडल, कलन का मतलब होता है थीफ, कडल का मीन्स होता है सी, समुंदर। अगर लैंग्वेज में कहा जाए और कंबाइन किया जाए तो ये कलकड्डल है, जिसका मतलब होता है ओशियन डेट अराइव्स एज अ थीफ। ठीक है, इन 2012 द टर्म वॉज फॉर्मली अप्रूव्ड बाय इवन यूनेस्को। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और इसका बताएं, अगर पूछ दे कि भाई ये किसकी वजह से होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय वेव्स डेट फॉर्म्ड बाय एन ओशियन स्वेल, हैंस द नेम स्वेल सर्ज। ठीक है, समझ में आया आपको, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओशियन स्वेल्स, यहाँ पे एक चीज़ और है, ओशियन जो स्वेल्स होता है वो आपका
अकर होता है नॉट ड्यू टू लोकल विंड्स बट रेदर ड्यू टू डिस्टेंट स्टॉर्म्स लाइक हरिकेन्स और इवन लॉन्ग पीरियड ऑफ फियर्स गेल विंड्स, ठीक है। तो देखो जो वेव्स होती है ना, वो तो ये जो वेव्स हैं डेट रेज्ड बाय द विंड्स, तो ये विंड की वजह से, क्योंकि कलर कडल क्या हो रहा है, इज कॉज्ड बाय वेव्स, और वेव्स आर रेज्ड बाय विंड्स, ठीक है। तो जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट विंड होंगी, जितनी स्ट्रॉन्ग विंड होगी, हवा होगी, ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा आपका, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका वेव होगा, ठीक है। स्वेल्स जो होते हैं दे आर कॉज्ड बाय, जो स्वेल्स होते हैं दे आर कॉज्ड बाय विंड्स विच फार अवे, विंड्स डेट जनरेट वेव्स इन अ डिस्टेंट रीजन, दूर से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। चलिए, स्वेल का मतलब क्या है, सूजन, ठीक है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लेग। प्लेग सब समझ रहे हैं, प्लेग क्या है, ठीक है। प्लेग का मतलब यही है कि भाई एक बीमारी, एक ऐसी बीमारी, स्टेटमेंट्स है, पहचानना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। प्लेग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, डेट कैन स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल, बिल्कुल सही है। अब दो तरीके के प्लेग हैं, एक बुबोनिक प्लेग विच रेफर्स टू केसेस वेयर बैक्टीरिया गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो बुबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक प्लेग भी कहा जाता है, तो ये ऐसे केसेस होते हैं जहाँ बैक्टीरिया एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में। फिर है आपका सेप्टिसेमिक प्लेग, ये एक ऐसा प्लेग है जब बैक्टीरिया आपका लिम्फ नोड्स में एंटर करता है, तब आपका प्लेग बन जाता है सेप्टिसेमिक। तो इसमें सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है, ऐसा क्यों, ये देखते हैं। ये देखो, ये ब्लैक, ये बुबोनिक है जहाँ ब्लैक हाथ हो गए, है ना, इसीलिए इसको ब्लैक डेथ भी कहा गया, ठीक है। विच क्लेम्ड इवन, अगर हम बात करें ना यूरोप में, तो कई साल पहले ऐसा हुआ कि 50 मिलियंस इन यूरोप बिटवीन 1346 एंड 1350, इस टाइम पीरियड में आपके 50 मिलियन लोग मरे थे इस बुबोनिक प्लेग की वजह से। ये जो प्लेग होता है ना, इज कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस, अ जूनोटिक बैक्टीरिया डेट कैन स्प्रेड बिटवीन एनिमल एंड पीपल। वाई पेस्टिस इज यूजुअली फाउंड इन दी स्मॉल एनिमल्स एंड देयर फ्लिस। मैं बताऊँ आपको, जो आज के डेट में लोग बिल्ली रखना चाहते हैं ना, ये बीमारी फैली थी जब जो रिसर्च टीम ने कहा कि जो बीमार बिल्ली थी, जिन्होंने पालतू रखी हुई थी और वो पालतू बिल्ली बीमार थी, वहाँ से ये बीमारी फैली। तो इसीलिए ये एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के बीच के इंट्रैक्शन से भी फैलती है एक दूसरे से, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो आपका बुबोनिक प्लेग है ये स्पेसिफिकल रेफर टू केसेस वेयर बैक्टीरिया गेट इनटू लिम्फ नोड्स, और जो सेप्टिसेमिक प्लेग है ये तब होता है जब बैक्टीरिया एंटर्स दी ब्लड स्ट्रीम। तो दोनों अपोजिट हो गया, ठीक है, इसलिए द सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हवाना सिंड्रोम। ये हवाना सिंड्रोम के कंटेक्स्ट में है। देखो, जब आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उस एग्ज़ाम में आपका जो करंट अफेयर होता है ना, वो आपका 1 साल का होता है, पूरा 1 ईयर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है मैं जैसे आज 4 अप्रैल का ले रही हूँ तो मैं आपको आज की ही पूरी न्यूज़ बताऊँगी। अगर पिछले हफ्ते में या लास्ट मंथ में भी इवन कोई न्यूज़ ऐसी थी, कोई ऐसा टॉपिक था जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आई विल डेफिनेटली कवर इन द क्लास, ठीक है। क्योंकि अपने को क्या चाहिए, सिलेक्शन, और जो भी टॉपिक जहाँ से भी मुझे इंपॉर्टेंट दिखेगा आई विल डेफिनेटली कवर, ठीक है। अब हवाना सिंड्रोम क्या है, एक बीमारी है। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हवाना सिंड्रोम will experience sudden burst of pressure in their brains followed by persistent headache। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अचानक ब्रेन में एक प्रेशर सा महसूस होता है और उसके बाद बहुत खतरनाक हेडेक हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है।
करेक्ट ही पूछा था, ये भी ध्यान रखना करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो ये हवाना सिंड्रोम जो है मेंटल हेल्थ सिम्टम्स है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस ने और एम्बेसी ने इसको एक्सपीरियंस किया बहुत सारी कंट्रीज़ में, इसलिए डिक्लेयर किया भाई दिस इज़ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स, दिस बीमारी। इसीलिए स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। इट डजेंट मीन अ यूनिक मेडिकल कंडीशन बट रेदर अ सेट ऑफ सिम्टम्स डेट आर यूजुअली एक्सपीरियंस टुगेदर हुज ओरिजिन मे बी डिफ़िकल्ट टू कन्फर्म। इसका ओरिजिन अभी तक नहीं पता चला, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि एक सेट ऑफ सिम्टम्स है, कोई इसका पर्टिकुलर ही एक सिम्टम नहीं है, बट कंबाइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ दिस सिंड्रोम, जिसके अंदर आपका हियरिंग की क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि आपको सच एज हियरिंग सर्टेन साउंड्स विदाउट एनी आउटसाइड नॉइस, नोजिया फील होगा, वर्टिगो होगा, हेडेक होगा, मेमोरी लॉस हो जाएगी, बैलेंस इशू होगा। सो ये सारे इशू होते हैं आपके हवाना सिंड्रोम में। पर्सन अगर कोई भी इससे सफ़र कर रहा है तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, सडन बर्स्ट ऑफ प्रेशर इन देयर ब्रेन्स फॉलोड बाय परसिस्टेंट हेडेक्स। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, तो बोथ आर करेक्ट। फिर आ गया आपका कच्छथीवू आइलैंड के ऊपर, ठीक है। ये आइलैंड कहाँ लोकेटेड है, पाक स्ट्रेट पे लोकेटेड है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो कच्छथीवू आइलैंड है ये 285 एकड़ पैच है समुद्र में विद इन द मैरीटाइम ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ श्रीलंका, ठीक है। ये 33 किलोमीटर दूर है भारत की जो आपके तमिलनाडु में जो नॉर्थ ईस्ट में आपके रामेश्वरम मंदिर सब जानते हैं, राम को समर्पित है। तो रामेश्वरम टेम्पल के नॉर्थ ईस्ट से लेकर ये जो आपका है कच्छथीवू आइलैंड 33 किलोमीटर का डिस्टेंस है। साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका's डेल्फ आइलैंड इन दी पाक स्ट्रेट, ठीक है। तो आपके इस आइलैंड से और भारत के इस मंदिर से ये स्थित है 33 किलोमीटर की दूरी पे। और कुछ अगर ऑफिशियल रिपोर्ट्स को हम देखें तो आइलैंड वाज क्रिएटेड फॉलोइंग अ 14th सेंचुरी वोल्केनिक इरप्शन, इज़ 1.6 किलोमीटर इन लेंथ एंड जस्ट 300 मीटर्स वाइड एट इट्स वाइडेस्ट पॉइंट। ये जो आइलैंड था ये किसके कंट्रोल के अंदर था, किस राजा के, रामानंद राजा, एक ज़मींदारी फ्रॉम 1795 टू 1803 इन रामंतपुरम इन द मद्रास प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ये 120 ईयर ओल्ड जो सेंट एंथनीज चर्च है वो इस आइलैंड पे चर्च है, ठीक है। मैं आपको बता रही थी पहले भी इसमें क्वेश्चन था कि हमारे भारत के मछुआरे इस आइलैंड पे जाते हैं, हर साल जाते हैं, जून में जाते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा दिन मनाते हैं, एंथनीज डे एट चर्च विच अट्रैक्ट्स डिवोटीज फ्रॉम इंडिया एंड श्रीलंका फॉर एन एनुअल फेस्टिवल। तो ये भी फैक्ट याद रहेगा। हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के ऊपर कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो आरबीआई का नहीं है, नॉट अ फंक्शन। इट प्रोवाइड्स अ लोन फैसिलिटी टू द बिजनेस एंड इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इशूज एक्सचेंज एंड डिस्ट्रॉय द करेंसी, बिल्कुल सही। रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, फॉरेन एक्सचेंज करता है, लेकिन ये लोन नहीं देता, नहीं देता ना, ऐसा है। बैंक है, ठीक है। तो ये आपका जो है सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक कह लो या आरबीआई कह लो, ठीक है। ये जो आपका बैंक है, सॉरी गाइस, हाँ जी, तो आपका जो आरबीआई है टॉप पे है, उसके बाद आपके आते हैं जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उसके बाद आती है पब्लिक। तो पब्लिक से सीधा रूप में डायरेक्ट जो कनेक्टेड हैं वो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जिसमें आपका एसबीआई है, आपका आईसीआईसीआई है, आपका पीएनबी है एंड सो मैनी बैंक्स, ठीक है। तो आरबीआई बेसिकली मीडिएटर है इन इस बैंक और इस मीडिएटर ये शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एक है, बट आरबीआई क्या है, फैसिलिटेटर है। पब्लिक का वेलफेयर के लिए आरबीआई इज़ कनेक्टेड विद ऑल द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स अक्रॉस इंडिया सो डैट फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरिटी ऑफ दिस फाइनेंशियल सर्विसेज रीच टू एवरीवन इन दी सोसाइटी, ठीक है। तो लोन नहीं देता है, ये जनता को लोन नहीं देता, ये कॉमर्शियल बैंक्स को मैनेज करता है, उसके हर एक चीज़ को मैनेज करता है। तो आरबीआई प्रोवाइड लोन्स टू शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स विच फर्दर वुड एबल टू प्रोवाइड लोन्स टू दी पब्लिक
एट लो रेट ऑफ और रिजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आरबीआई के जो मुख्य फंक्शंस हैं, इस्टेब्लिश तो हुआ था 1 अप्रैल 1935, ठीक है। तो जितने शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स है दे रजिस्टर्ड, they become this scheduled under the registration of this balance of RBI of Act 1934। एक तो ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। फंक्शन में देखा जाए तो ये फॉर्मुलेट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, मॉनिटर्स करता है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। मेन फंक्शन क्या होता है? प्राइस स्टेबल करना, महंगाई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, ये प्राइम मोस्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई है, ठीक है। प्राइस को नियंत्रण रखना, महंगाई को कम रखना, जिसमें मनी सप्लाई का बहुत बड़ा रोल होता है ना। अगर सोचो मार्केट में आप देख रहे हो एक शॉपकीपर है, ठीक है, दूसरी तरफ कई प्रकार के लोग हैं, जैसे 2 कस्टमर हैं ए और बी। एक के पास बेशुमार पैसा है, हाई मनी सप्लाई, बी के पास बहुत लो है, लेस अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। शॉपकीपर किसको बेचेगा सामान, ए को या बी को? उसको प्रॉफिट किससे होगा? उसको प्रॉफिट होगा ए से, क्योंकि ए विल नॉट बार्गेन, ठीक है। जो चीज़ 10 रुपये की है वो उसको 50 रुपये में बेचेगा और वो खुशी खुशी खरीदेगा, जबकि बी वहीं पे उसे खरीद नहीं पाएगा। तो भारत के अंदर क्या है, ए टाइप के लोग बहुत कम हैं, वेरी लेस, ठीक है, और बी टाइप के बहुत ज़्यादा लोग हैं, मोर। बट दुकानदारों को इस मोर से क्या लेना देना, उनको तो लेना देना है अपने प्रॉफिट मार्जिन से। तो इन लोगों के पास पैसा कहाँ से है? हाई मनी सप्लाई। एक चैनल है बैंक्स, बैंक ने लोन दिया बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जिसकी वजह से हाई मनी सप्लाई इन द मार्केट हुई, डैट इन्फ्लुएंस नो बार्गेनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द शॉपकीपर्स। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई विल क्रंच, आरबीआई विल कॉन्ट्रैक्ट मनी सप्लाई फ्रॉम ऑल दिस बैंक्स, और जब इन्हीं के पास पैसा कम होगा, लो मनी सप्लाई होगी, ये जनता को लोन देंगे बहुत हाई कॉस्ट पे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। जनता लेगी नहीं लोन, तो भाई ए टाइप के लोगों के पास पैसा आ जाएगा कम, और वो भी कहेंगे नहीं भैया 10 रुपये की चीज़ आप 50 रुपये में क्यों दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये ले लो। तो ऐसा अमाउंट जिसमें बी भी खुश, ए भी खुश। अब लोग ज़्यादा, सप्लाई कम, तो भाई इनको किस पे काम करना पड़ेगा? हाई सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है जी। चलिए, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर दूसरा, ये रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल सिस्टम को। फॉरेन एक्सचेंज जो है ये उसको, फॉरेन करेंसी के मैनेजमेंट को भी देखता है। ये कोई भी करेंसी को इशू कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, लेकिन 1 रुपये का जो करेंसी है उसको ये नहीं करता है, प्रिंट नहीं करता है, क्योंकि उस 1 रुपये में सिग्नेचर होते हैं सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो क्या है कि 1 रुपये दर्शाता है जैसे भारत का राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से जो 1 रुपये की इकाई है उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसके सिग्नेचर? कैबिनेट सेक्रेटरी, जो ज़्यादातर आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके सिग्नेचर हैं, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर तो भाई रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, 4 साल जो उनका होता है पीरियड होता है, तो उसके बाद वो फिर एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपके नहीं होते हैं, इसीलिए, ठीक है जी। चलिए, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका क्या फंक्शन है? सभी बैंक्स का ये हेल्पर है, ठीक है, सभी बैंक्स को ये हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, उनको लोन देना। सरकार की भी, केंद्र सरकार कह लो, सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, या आपकी स्टेट गवर्नमेंट कह लो, दोनों को ही हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद अब आपका पता है ये आरबीआई गवर्नर का ना, पहले तो 5 साल था, 5 साल था टेन्योर, अभी 3 साल कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका टेन्योर होता था 5 साल, 4 साल नहीं 5 साल होता था, 5 ईयर्स होता था, लेकिन अब इसे रिड्यूस करके कितना कर दिया? 3 ईयर्स। तो भाई 3 ईयर्स की तो नहीं है श्योरिटी, स्टेबिलिटी नहीं है, डेट्स वाई फर्स्ट रुपीज़ करेंसी पे सिग्नेचर किसके होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। अब आरबीआई मेंटेन्स बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल दी शेड्यूल्ड बैंक्स,
तो ये लास्ट रिजॉर्ट भी है, रिजॉर्टर है ऑफ ऑल द बैंक्स। जब भी वो फंसते हैं, फाइनेंशियल क्रंच होता है, दे नॉक द डोर ऑफ आरबीआई एंड आरबीआई हेल्प देम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेशनल पार्क्स दिए हैं और स्टेट्स हैं, अब आपको बताना है कौन सा सही मैच है और कौन सा गलत। सिर्फ एक ही पेयर है जो सही मैच है, क्योंकि जो दाचीगम है वो आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। माधव कहाँ है, माधव आपका मध्य प्रदेश में है, ना कि बिहार में। मुकुंदरा हिल्स आपका सही है, राजस्थान में है। जल्दपारा आपका असम में नहीं, आपका वेस्ट बंगाल में है। तो एज पर दी एक्सप्लेनेशन ओनली वन पेयर मुकुंदरा हिल्स एंड राजस्थान इज द करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एंड आई एम थिंकिंग टू ब्रिंग मोर क्वेश्चंस इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस इस तरीके के जो फैक्चुअल है, जो इम्पॉर्टेंट है। अभी एक नेशनल खो खो चैम्पियनशिप हुई 2023-24 की, उसमें मैन टाइटल किस स्टेट को मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र टीम जो है वो एक अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन रही है एट 56 नेशनल खो खो चैम्पियनशिप 2023-24, और मैन एंड वुमेन टाइटल दोनों ही मिला है महाराष्ट्र को। ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी, ये दिल्ली के कर्नल सिंह स्टेडियम में हेल्ड हुआ एंड इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन संकल्प। ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो ये पूछ सकता है ये किससे रिलेटेड है, तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इंडियन नेवी ने अभी रिस्पॉन्ड किया टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट इन द मैरीटाइम डोमेन बाय द reorienting and the significantly enhancing the scope of its ongoing maritime security operation since mid December। आपको पता ही है 7 अक्टूबर को सरप्राइज डिटरियस अटैक किया था पैलेस्तीन ने साउथ गाज़ा में। ठीक है, इजराइल में। तब से भारत भी चौकन्ना हो गया। ठीक है, क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक संकल्प, जितने इंडियंस थे उनको बचाया गया। ठीक है, तो ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी है ऑपरेशन जो है, ये ऑपरेशन संकल्प मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन है जो भारत ने मिड दिसंबर 2023 से स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी था कि कौन रिसेंटली भारत का टॉप रैंक चेस प्लेयर डिक्लेयर हुआ है, चेस प्लेयर टॉप का। तो टॉप में कौन है, अर्जुन इरिगेसी। तो ये याद रखना है, अर्जुन। ठीक है, अभी अब्दुल फतह अल सीसी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने रिसेंटली ये प्रेसिडेंट बने हैं, किस देश के बने हैं, तो ये इजिप्ट के बने हैं, अब्दुल फतह अल सीसी। जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है ना, उनको ज़रा ध्यान में देखना है। कैसे ध्यान में देखोगे, कंट्रीज़ के क्या करना है, कैपिटल याद करना है, पहला लोकेशन याद होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ है। ठीक है, उसके बाद इंडिया के किससे अच्छे रिलेशन है, इंडिया से रिलेशन। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी कंट्री किस कंट्री के बीच में कुछ वायलेंस या जो है वो आंतरिक मामले या डिस्टर्बेंस चल रही है। ठीक है, कौन सी कंट्री किस क्षेत्र में आगे है। ऑयल का ज़रूर देखना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में तो हम आगे हैं, लेकिन जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, वो देखना है कि उसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। तो इस तरीके का मिडल ईस्ट का एक एनालिसिस जहाँ जहाँ कलेक्शन डाटा मिले आपको, जहाँ जहाँ से इंफॉर्मेशन मिले, कोशिश करना उसको एक ही जगह कलेक्ट कर लेना। लास्ट डिस्कशन ऑफ द टुडेज करंट अफेयर कि भाई हाल ही में विच हैज़ बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट पोर्ट। भाई कौन सा पोर्ट है, बंदरगाह है जो लार्जेस्ट बना है इन टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम। तो पारादीप पोर्ट है ये पारादीप पोर्ट कैसा है, नेचुरल है, डीप वाटर पोर्ट है, भारत के पूर्वी तट पर है। ठीक है, पारादीप ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है, यस। ये आपके इट इज़ एट द कन्फ्लुएंस ऑफ महानदी रिवर एंड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कोलकाता के साउथ में 210 nmi। ठीक है, और ये आपका
नॉटिकल माइल्स में है आपका विशाखापट्टनम के नॉर्थ में, कोलकाता का साउथ, विशाखापट्टनम का नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपका है पारादीप पोर्ट। अब जैसे ये पोर्ट पढ़ रहे हो ना बंदरगाह, तो बाकी के जो मेजर पोर्ट्स हैं वो भी पढ़ लेना, क्योंकि जब आप गूगल करोगे ना या फिर आपके पास ज्योग्राफी की बुक होगी तो उसमें पोर्ट्स का जिक्र है। तो जहाँ पोर्ट दिया है ना, तो आपको सारे पोर्ट्स पता होना चाहिए, कौन सा नेचुरल है, कौन सा आर्टिफिशियल है, इस तरीके से। सो विद दिस क्वेश्चन और दी टॉपिक आई एम कंक्लूडिंग माई करंट अफेयर सेशन हेयर ओनली। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और बाकी जो है विल ट्राई टू ब्रिंग मोर क्वेश्चंस, ठीक है। करंट अफेयर बेस्ड अगर कोई प्रैक्टिस है मेंस की तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं लेकर आऊँ। कुछ नहीं करना, 5 नंबर 5 मार्क्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लिख के डाल सकते हैं और मैं आपका आंसर आई एम इंश्योरिंग यू कि आई विल चेक, ठीक है। मैं उसको एनालाइज करूँगी और आपको जितना पॉसिबल होगा उसका फीडबैक आपको दूंगी, ठीक है। तो छोटा छोटा क्वेश्चन हम बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्मॉल आंसर राइटिंग, ठीक है। चलिए, ओके जी, गुड डे।